चिराग, एक बात आप मानेंगे कि अमल के स्तर पर तो चीजें नहीं आई, नीति के स्तर पर आपने समर्थन दिया। अमल पिछले 4 सालों में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या या जो भी स्थितियां हैं उसको लेके आप संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था को लेके जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसको लेके आपकी क्या राय होगी? देखिए, संतुष्ट तो आप कभी नहीं हो सकते। जैसा मैंने कहा कि अगर 70 सालों के बाद भी उत्पीड़न सिर्फ जाति के आधार पर होता है, उत्पीड़न सिर्फ इस आधार पर होता है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, तो ये तो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और यहाँ पर ज़रूरत है एक सामाजिक सुधार की भी। लोगों की जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, सरकारें कानून बना सकती हैं, कानून का शक्ति से हम लोग पालन कर सकते हैं, बट जब तक लोगों के बीच में ये जात पात धर्म मज़हब से उठकर विचारधाराओं में बदलाव नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है कि ग्रेजुअली धीरे 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 जितना भारत हमारा शिक्षित होता जाएगा, जितने नए लड़के जुड़ रहे हैं, मुझे अपनी उम्र के लड़के ना के बराबर अब दिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था के आधार पर इन चीज़ों को केंद्रित करते हैं और उसको लेकर बातें करते हैं। पर अभी भी मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोग अभी हैं। सड़कों पर वही लोग दिखाई ग्रामीण दे रहे लोग, हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप गौरक्षकों जाएं, के रूप में त्रिशूल लेकर के घूमने वाले लोग। क्या युवा चिराग अगर सर्वजन की बात करता है, सारी युवा वर्ग की बात करता है, तो एक आदर्शवाद के अलावा और क्या कहा जा सकता है? आप बताइए, क्या बाघ और बकरी एक ही घाट का पानी पी सकते हैं? देखिए, बाघ और बकरी एक ही घाट का पानी नहीं पी सकते, पर यहाँ पर हम लोग एक मानव मानसिकता की बात कर रहे हैं। मानव मानसिकता में ज़रूर सुधार लाया जा सकता है। जागरूकता की बात है, जितने ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर समाज जागरूक होगा। कल तक दलित मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतार के अपना पेट पालते थे। आजादी के इतने बरस बाद भी दलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं, लेकिन इसी गौरक्षा के नाम पर आज वो पेट पालने से भी महरूम रह गया। देखिए, खैर उस बात का तो खैर मैं हितैषी नहीं हूँ कि दलित जस्ट बिकॉज कि आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आपको इस तरीके के ही रोजगार से आपको जुड़ा होना चाहिए। तभी मुझे खुशी है कि जब ये स्टैंड अप नहीं, स्टार्टअप वो जैसी भी रोजगार योजनाएं जब छीन लिया सामने आई, गया, वो भी रोजगार छीन लिया गया, ये मैं कह मुख्य रहा हूँ। धारा के साथ जोड़ना जरूरी है। जरूरी। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना जरूरी है। इस मानसिकता को हटाना जरूरी है। और इस मानसिकता को सिर्फ दूसरे ही नहीं, मैं स्वर्ण जातियों की बात नहीं कर रहा या मैं किसी और जातियों की बात नहीं कर रहा, खुद अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को इस मानसिकता को बदलना जरूरी है कि हम भी आगे चल सकते हैं, हम भी बेहतर कार्य कर सकते हैं और उनको प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। लेकिन मोदी राज आते ही सवर्णवादी ताकतें जो हैं, जो जातिवादी ताकतें अपने को मजबूत क्यों महसूस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा दलित खौफ में है, अल्पसंख्यक खौफ में है? देखिए, जब तक इसी बात के मैं बार बार मैं दोहराऊंगा कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी गठबंधन का हिस्सा हैं, भले केंद्र में कोई भी सरकार हो, जब तक हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस गठबंधन का हिस्सा हैं, तब तक दलितों के ऊपर और उनके हितों को लेकर कभी कोई आंच नहीं आएगी। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। घटनाएं होती हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हो भी रही हैं। उन घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए, निरंतर हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का प्रयास किया। उन घटनाओं के ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि भविष्य में लोग ऐसी घटनाएं करने से डरें, इस बात का भी निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया। इस पर भी हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं। जिस वर्ग का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति गरीब वर्ग से आने वाले लोगों का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी तरफ से हम लोग पूरी ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। एक चेक एंड पोस्ट की तरह इस सरकार के साथ, या यूपीए में भी जब हम लोग थे, हम लोगों ने इसी बात का प्रयास किया कि ऐसी घटनाएं ना के बराबर हों। कितने नंबर देंगे आप मोदी सरकार को पिछले 4 साल में दलितों की रक्षा के लिए और उनके हितों के सम्मान के लिए? देखिए, ये गंभीर विषय है, इसको मैं सिर्फ नंबरों में डालकर मैं इसको हल्का नहीं करना चाहता। मैं आउट ऑफ 10 करके ये नहीं बोलना चाहता कि इस सरकार में इतने में, जैसा मैंने कहा कि एक भी घटना अगर होती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हम उससे सबक लें और इस बात को सुनिश्चित करें कि आगे कोई ऐसी घटना किसी भी प्रदेश में ना हो। बीजेपी और संघ की विचारधारा को इन घटनाओं के पीछे आप जिम्मेदार नहीं मानते? देखिए, मेरा विश्वास आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री पर है। और किसी भी संगठन की आप बात करें, किसी भी दल की आप बात करें, उसका नेतृत्व कौन करता है वो मायने रखता है। अगर आप कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस का नेतृत्व एक ज़माने में जब नेहरू जी करते थे तो कांग्रेस का एक अलग अस्तित्व था, कांग्रेस का एक अलग पोजीशनिंग थी। इंदिरा जी के ज़माने में वो अलग गई, राजीव जी के ज़माने में अलग गई, जब तक सोनिया जी उसका नेतृत्व कर रही थी अलग गई, राहुल जी के ज़माने में अलग तरीके से हो रही है। नेतृत्व कौन करता है वो ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी संघ, किसी भी दल, किसी भी संगठन का नेतृत्व, अगर आप शेरों के झुंड का नेतृत्व आप किसी भेड़ के हाथ में दे दें
तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरीके से करेगा। वहीं अगर आप एक भेड़ों के झुंड का नेतृत्व किसी शेर के हाथ में दे दें तो उसी संगठन को किस तरीके से आगे लेकर जाएगा वो उसके नेतृत्व पे, उसकी क्षमता पर वो निर्धारित होता है। तो आज की मोदी जी को तारीख आप में, शेर के रूप में देख रहे हैं। आज की तारीख में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मेरी पूरी उम्मीदें, मेरी पूरी अपेक्षाएं हमारे प्रधानमंत्री जी से हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो जो वादे किए थे 2014 चुनाव प्रचार के दौरान, 5 साल का कार्यकाल पूरा होते होते अधिकांश उनमें से वो वादे पूरे होंगे, वो बातें पूरी होंगी। और जो एक न्यू इंडिया का उन्होंने एक विजन लेकर वो सामने आए हैं 2022 तक, जहाँ पर हर गरीब को घर, हर गांव में बिजली, एक नए डेवलप्ड इंडिया का जो विजन लेकर आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लक्ष्य पूरा करेंगे। महाराष्ट्र में जो मराठों और दलितों के बीच का संघर्ष हुआ, या गुजरात के ऊना का हुआ, या मुजफ्फरनगर कांड हुआ, या घोड़ी पे चढ़ने पे एक दलित की जिस तरीके से के साथ अत्याचार हुआ, ये जो घटनाएं जो लगातार पिछले दिनों बढ़ी हैं, तो आपको उसका क्या सामाजिक विश्लेषण नजर आता है? आखिर ये युवा इतना बेचैन क्यों है? दलित युवा आज बेचैन क्यों हैं? वो दिशाहीन क्यों हैं? वो पथराव कर रहा है, वो भीम आर्मी बना रहा है, वो मायावती के साथ भी जाने को तैयार नहीं है, और पासवान जी भी उस इलाके में नहीं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कुछ हैंडफुल लोग ऐसे होते हैं जो कि इस भ्रम को फैलाने का प्रयास करते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ ना कर कर आलोचना में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक ऐसा भ्रम देश में फैलाने का प्रयास करते हैं जिससे कि समाज में एक अशांति का माहौल फैले, एक अराजकता का माहौल फैले। ज़रूरत है ऐसे में हम सबको इस बात को समझने की कि सही मायनों में कौन देश के विकास के लिए बात कर रहा है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 साल या उससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा भाषण दिया हो जहां से आपको सांप्रदायिकता की झलक दिखती हो, जहां से आपको जातिवाद को बढ़ावा दिखता हो। प्रधानमंत्री जी के हर भाषण में निरंतर जितने भाषण रहे, सिर्फ विकास 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 सबका विकास साथ, की ही, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का ही उन्होंने एजेंडा उन्होंने हर अपनी बातों में रखा है। पर हाँ, इन तमाम बातों का जो आपने उदाहरण दिया, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके सरकार में रहते हुए इस तरीके की घटनाएं हों या इस तरीके का कोई भी माहौल फैले बने। अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो डेफिनेटली कुछ ऐसी विपक्षी ताकतें कहिए या असामाजिक तत्व कहिए जो देश में इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, विभिन्न तरीके के आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है वार्तालाप सबसे बेहतर माध्यम है बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने का। डेफिनेटली इश्यूज हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज की तारीख में युवा वर्ग एकदम संतुष्ट हो गया, उनको कहा गया था कि आपको रोजगार मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल गया, सब संतुष्ट हैं। पर बनिस्बत पिछली सरकारों के इस सरकार ने कम ज़्यादा डिबेटेबल पर बेहतर काम किया है। कम ज़्यादा डिबेटेबल पर देश को विकास की राह पर आगे लेकर गए हैं। और कम ज़्यादा डिबेटेबल इस बात में तो है ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है। इससे पहले मैं भी विदेशों में गया हूँ और आज जब मैं विदेशों में जाता हूँ, जिस तरीके से भारतीयों को देखा जाता है, वो सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, उसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, बाकी जो वादे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि 100% पूरे हो गए, पर हाँ, बनिस्बत पिछली सरकारों के इस सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने एक ईमानदार प्रयास किया। चीज़ें कम हुई होंगी, ज़्यादा हुई होंगी, उस पर आप बहस कर सकते हैं, पर उनकी नीति पे और उनकी नीयत पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न उठाया जा सकता। अमल पर सवाल, अमल को लेके आप भी कितना असंतुष्ट हैं? एग्जीक्यूट हुआ, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, वो जरूर कितना आप डिबेट कर एग्जीक्यूट, सकते हैं। हाँ, तो उस पर आप अपनी राय बताइए। डेफिनेटली जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। बट हम लोग को इस बात को भी समझना होगा कि पिछले 70 सालों में देश की एक स्टाइल ऑफ वर्किंग बन चुका है। ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे आप बोलिए या ग्राउंड लेवल पे बोलिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलिए, मुझे खुद अभी तक इतने इश्यूज आते हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बात करूं, जिला प्रशासन के साथ मिलकर कागज पत्री, हाँ, जिला प्रशासन के साथ आपका संघर्ष होता है। जिला प्रशासन के साथ पासवान मेरा जी का भी संघर्ष हुआ है। अपने सचिव के साथ संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, वही मैंने तो बोला वही कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की समस्याएं ये तो नहीं एक है। सिस्टम बन चुका है। ये सिस्टम बन चुका है और ये सिस्टम डेफिनेटली जब आप इस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये सिस्टम उल्टा आपको बहुत ज़्यादा तोड़ता है। बट उस सिस्टम से लड़कर आप अपना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? 70 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 70 सालों सिस्टम से लड़ने के लिए चिराग आपको सड़क पर आना पड़ेगा। युवा नेतृत्व आज सड़क पे नेता मांग रहा है। मैं तो जब मुझे जरूरत पड़ी, रोहित विमला का मामला हो, जब मुझे जरूरत पड़ी है, मैंने सड़क से लेकर संसद तक, मैं तो खुद अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करता हूँ, मैं अपने डीएम के कार्यालय के सामने मैं धरने पर बैठा हूँ। वहां से लेकर संसद तक जिन जिन विषयों को उठाने की जरूरत पड़ी है। पर जैसा मैंने कहा कि ओवरनाइट चेंजेस
संभव नहीं है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और मोदी सरकार के आने के बाद लोगों को ये एक विश्वास आ गया था कि शायद ओवरनाइट चेंजेस होंगे किसी भी सिस्टम को बदलने में। और जब आप एक आज़ादी के 70 साल के बाद एक स्टैब्लिश एक लंबे समय के सिस्टम की बात करते हैं, वो ओवरनाइट नहीं बदला जा सकता। बट हाँ, उन परिस्थितियों के रहते हुए, उन कठिनाइयों के रहते हुए मुझे लगता है जो बेस्ट मतलब आपका कहना है 2024 तक युवा आयोग बन जाएगा, जिसकी मांग चिराग पासवान ने की थी। डेफिनेटली, मैं तो पूरी 2024 तक, 2019 नहीं। मेरा बस चले तो मैं आज कर दूं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है? चीजों को एक बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, विशेष पैकेज की मांग हम लोग भी करते हैं और मैं आज भी मैं उस बात की मांग करता हूं। बट हम लोगों को कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। भारत सिर्फ एक राज्य नहीं है, भारत में विभिन्न राज्य हैं। सारे राज्यों के इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्लानिंग कमीशन के बाद जब से नीति आयोग का गठन हुआ और उसमें जिस तरीके से विशेष राज्यों को लेकर प्रावधान उसमें बनाए गए, जो 5 पॉइंट्स उसमें डाले गए, उन आधारों पर राज्यों का उतरना। आप जैसे ही आप बिहार की बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी अलग से ही वहाँ पे उनका, वो आंध्रा में उनका इशू चल रहा है। तो तमाम और राज्य, जब हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे तो सारे प्रदेशों की बात करेंगे। मैं बिहारी हूँ तो मैं तो डेफिनेटली जी जान से लगूंगा कि हमारे प्रदेश को आप सबसे पहले दें। और जो मैं कहता भी हूँ और जो हम लोग मांग कर भी रहे हैं और हम लोग करते भी रहेंगे, ईमानदार प्रयास करते रहेंगे। बट मुझे आज संतुष्टि इस बात की ज़रूर है कि विशेष राज्य का दर्जा आज मिले या कल मिले, पर कम से कम हमारे प्रदेश में, बिहार में 27 साल के बाद ऐसा हुआ है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार है। निरंतर बिहार में 27 सालों में एक विरोधाभास रहा कि जो सरकार केंद्र में थी, विपक्ष में उसकी सरकार, तो कभी वो आर्थिक सहयोग मिल ही नहीं पाया। पर कम से कम आज एक सुनहरा समय लम्हा विशेष है। पैकेज जो वादा करके गए थे मोदी जी, वो आपके बिहार सरकार को मिला क्या? मुझे लगता है उसमें से अधिकांश राशि जितनी है विभिन्न विभागों को लेकर जो जो योजनाएं उन्होंने की थी, हमारे प्रदेश में एक लंबे समय तक एक इस बात की सबसे बड़ी चिंता रही थी कि जो राशि जाती है केंद्र से, वही पूरी तरीके से उपयोग नहीं होती। अगर आप आंकड़े निकाल के भी देखें, एक लंबे समय तक उन राशि का उपयोग नहीं होता था। अधिकांश राशि वापस लौट जाया करती थी क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो पाती थी। तो मुझे खुशी है कि केंद्र और राज्य सरकार का एक समन्वय बैठा है, चीज़ें बेहतर होने लगी हैं और आने वाले समय में और बेहतर होंगी। नहीं, ये तो खैर राजनीतिक दिशा हुआ, लेकिन एक सामाजिक स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी एक आंदोलन भी है, दलितों का देशव्यापी आंदोलन है, जिसको बड़े व्यापक पैमाने पे खड़े करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप समाज में बदलाव चाहते हैं, सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब वो सामाजिक आंदोलन में। कहाँ कमी रह जाती है, वहाँ रामदास अठावले को सोशल जस्टिस दे दिया जाता है, आप बिहार से जुड़े हुए आप लोगों को कंज्यूमर अफेयर दे दिया जाता है, लेकिन एक समग्र नेतृत्व तो पूरे देश का नहीं उभर के खड़ा हो पाता है। तो ऐसा क्या है, दलित आंदोलन इतना बटा क्यों है, दलित नेतृत्व इतना बटा क्यों है, मिलकर के काम करने की स्थिति में क्यों नहीं है? ये हर किसी का देखने का एक नज़रिया होता है। अगर आप थोड़ा सा नज़र बदलेंगे, शायद नज़रिया भी बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी किसी भी विभाग के या किसी भी क्षेत्र के मोहताज हैं, जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के हितों के संरक्षण की बात हो। मुझे लगता है वो पूरे देश की आवाज़ है। वो किसी सरकार का हिस्सा हो या ना हो, 2009 से लेकर 2014 तक एक ऐसा लम्हा भी था जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी सरकार का हिस्सा तो दूर की बात, लोकसभा में भी एक लंबे समय तक वो नहीं थे। तब वो सांप्रदायिकता के खिलाफ पर लड़ाई उस वक्त भी वो दलित हितों के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, माने जाते थे। तमाम दलित आंदोलन का इश्यूज़ को उन्होंने बढ़ चढ़ कर उन्होंने उठाने का काम किया। और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आज की तारीख में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं और जीने की अपेक्षा रख सकते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान ही है। जिस तरीके से निरंतर 89 से लेकर 89 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जैसा सम्मान दिलाने की बात हो, या उनके जन्म दिवस पर छुट्टी दिलाने की बात हो, या जिस तरीके से उनकी प्रतिमा पार्लियामेंट में, इमेजिन कीजिए कि 70 साल तक, मतलब 89 तक उनकी एक तस्वीर तक पार्लियामेंट में नहीं थी, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ऐसे नेता रहे जिन्होंने कि उनकी प्रतिमा को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन्होंने लगवाने का काम किया। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सिंबॉलिक वो है कि आपको सम्मान देने की बात है ये। और जब तक आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, आप वो सामाजिक समानता की आप बात नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीज़ें करने में निरंतर 89 से लेकर अभी तक उनकी एक अपनी भूमिका रही है, उनका एक अपना योगदान रहा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी विभाग के साथ या किसी प्रदेश के साथ उनको जोड़कर देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी को एक व्यापक आंदोलन में बदलने के लिए किसी चिराग की आवश्यकता होगी। मुझे भी मैं प्रसंग पूरी तरीके से समर्पित हूँ, ना सिर्फ अपनी क्या पार्टी के लिए, रचनात्मक कार्यक्रम ना क्या सिर्फ है? अपनी पार्टी के लिए, बल्कि जिस समाज का, जिस वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं खुद अनुसूचित जाति से आता हूँ, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ना सिर्फ उनके हितों के संरक्षण के लिए, ना सिर्फ उनको सामाजिक समानता दिलाने के लिए मैं समर्पित हूँ, बल्कि तमाम ऐसे युवा वर्ग और तमाम ऐसे गरीब परिवार के लड़के जिनको आज की तारीख में भी उनके जो उनके अधिकार हैं, जो उनके हित हैं, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तमाम ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित। क्या रचनात्मक क्या आंदोलन आप रचनात्मक अभियान कोई आने वाले दिनों में हम चिराग के जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी मुहिम तो मैं राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन को लेकर ही लगा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री जी से मेरी इस बारे में बात हुई है, वित्त मंत्री जी को मैंने लिखित रूप में भी ज्ञापन सौंपा है, पार्लियामेंट में भी मैंने इस बात को, इस विषय को उठाया था। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल इस आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग के गठन से डेफिनेटली, भारत एक युवा देश है, 65% हमारी आबादी लगभग 35 साल की आयु से कम है। तो ये भारत युवा देश जो आज की तारीख में हमारी ताकत है, कल को ये लाइबिलिटी ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आज ही हम इस युवा को संभालें और उनको वो प्लेटफॉर्म दें जिसके वो हकदार हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच वही है, जैसा मैंने कहा कि कम ज़्यादा डिबेटेबल हो सकता है, बट डिफरेंट जितनी भी वो योजनाएं लेकर आए हैं, मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, वो इस युवा वर्ग को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ही वो इन योजनाओं को लेकर वो आए थे। लेकिन जमीन पे कितना उतरी, कितना अमल हो वही मैंने कहा, आपके प्रश्न से पहले ही मैंने बोला, कम ज़्यादा डिबेटेबल, उस पर हम लोग ज़रूर बहस कर सकते हैं। वो आंकड़े हम लोग ज़रूर बैठ के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आपने इतने लाख का वादा किया था, इतने करोड़ का वादा किया था और इतने हुए, वो हम लोग ज़रूर डिबेट कर सकते हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर इस आयोग का गठन होता है तो उन आंकड़ों में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने में ये आयोग इतना सक्षम होगा कि युवाओं से जुड़ी हुई तमाम तरीके की समस्या, और हमारे भारत में एक इस बात को की चिंता हमेशा मुझे रही है कि जब हम युवाओं से जुड़ी हुई समस्या का बात करते हैं, हमें लगता है भैया बस एक शिक्षा मिल जाए अच्छी और रोज़गार मिल जाए। बट बहुत से युवा हैं जो कि शिक्षा रोज़गार से हटकर, कितने मेरे परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो कि बचपन से कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डायरेक्शन में जाना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है। तो ज़रूरी है तमाम वर्ग के युवाओं को हम जोड़ें और उनको वो प्लेटफॉर्म मिले, जो मुझे लगता है कि ये युवा आयोग देने में कामयाब रहेगा।